हेलो दोस्तों, मैं दीपा शौनकार संस्कृत सौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और उससे पहले हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, और उससे पहले हमने पढ़ा था मात्राओं या समय के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्वरों को 18 प्रकार से कैसे बांटा जाता है और उनको बांटने का क्या तरीका होता है। उसे बताने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहती हूँ, जो कि मैं एक सूत्र के माध्यम से आपको बताऊंगी। देखिए, ये सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। यहाँ पर हमने इस सूत्र को लिखा है, ये सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। देखिए, यहाँ पर सूत्र लिखा है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। ये जो सूत्र बता रहा है, ये सूत्र बता रहा है कि अनुनासिक क्या है। आप लोगों ने अनुस्वार सुना होगा, अनुनासिक सुना होगा। अनुस्वार मैंने आपको उच्चारण स्थान में बताया था, अनुस्वार क्या होता है। यहाँ आपको बता रहे हैं अनुनासिक क्या होता है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र अनुनासिक क्या होता है उसका नामकरण कर रहा है। जैसे कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यह अनुनासिक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। मैंने आपको बताया संज्ञा सूत्र वे होते हैं जो किसी का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है, ये अनुनासिक का नामकरण कर रहा है कि अनुनासिक हम किन्हें कहेंगे। तो देखिए, परिभाषा में लिखा है मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, वे अनुनासिक वर्ण होते हैं। देखिए, मैंने आपको जो पंचम वर्ण बताए थे, मैंने बताया था कि इनका उच्चारण नासिका से होता है। वर्ग के देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ण लिखे हुए हैं अम ञा मा इणा णा ना, ये जो वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो था वो नासिका था। परंतु यदि इन्हीं वर्णों के साथ हम अनुनासिक चिन्ह भी लगा दें तो यह जो वर्ण है, यही वर्ण हमारे अनुनासिक वर्ण बन जाएंगे। अनुनासिक का चिन्ह होता है ये, जिसे हम चांद बिंदी कहते हैं, ये अनुनासिक का चिन्ह है। अगर हमने इनके ऊपर ये अनुनासिक लगा दिया तो यही वर्ण जो है ये अनुनासिक वर्ण बन जाएगा। बिल्कुल मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि ये जो माँ लिखा है, इस माँ में आ जो स्वर है वो साथ में है। तो यदि हम ये कह दें कि हम इस माँ में नहीं, इस आ में सिर्फ अनुनासिक लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जो आ है, ये आ भी अनुनासिक आ हो गया। परंतु यदि हमने इसमें ये अनुनासिक नहीं लगाया तो इस वर्ण को हम अनअनुनासिक वर्ण कहेंगे। इसी वर्ण को, ये जो वर्ण है ये अनुनासिक वर्ण है, परंतु यदि इस आ में हमने इस अनुनासिक चिन्ह को नहीं लगाया तो यही जो वर्ण है ये हमारा अनअनुनासिक बन जाएगा। देखिए, यहां पर हमने अनुपसर्ग लगाया है। अनुपसर्ग जिसके साथ में लग जाता है वह उसका विपरीत अर्थक बन जाता है। तो यहाँ पर अनुनासिक था और हमने जब अनुपसर्ग लगा दिया इसमें तो ये हो गया बिना अनुनासिक का। सच कह रही हूँ, यहाँ पर ये बन गया बिना अनुनासिक का, यानी कि अनअनुनासिक। तो ये जो आ है ये अनअनुनासिक आ हो गया, और ये वाला जो आ है ये अनुनासिक आ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये जो यहाँ है ये हमारा अनअनुनासिक यहाँ है, परंतु यदि इसी यहाँ में हम अनुनासिक का चिन्ह लगा देते तो ये अनुनासिक बन जाता है। तो ये अनुनासिक यहाँ बन जाता। यहाँ पर यही वर्ण कह रहा है, परिभाषा कह रही है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका से एक साथ होता है वे अनुनासिक संज्ञक होते हैं, यानी कि उन्हीं वर्णों को हम अनुनासिक संज्ञक वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। आई होप आप लोगों को अनुनासिक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी स्वर को या एक स्वर को, जैसे कि एक आ स्वर है या एक ई स्वर है या एक ऊ स्वर है या एक ऋ स्वर है, तो इन्हें हम 18 और 12 भेदों में किस प्रकार से बांटते हैं, आइए देखते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 18 प्रकार लिखे हैं। सबसे पहले मैंने देखिए हमारे पास जो स्वर होते हैं वे 9 होते हैं। आ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। हमारे पास ये 9 स्वर हैं। इन 9 स्वरों में मैंने सबसे पहले स्वर उठाया है आ। पहले मैंने इन तीनों स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने के बाद मैंने ह्रस्व को उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बांटा, फिर दीर्घ को भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बांटा, और फिर प्लुत को भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बांटा। इसके बाद मैंने हर एक उसमें ध्यान दीजिए, मैंने इसमें भी उदात्त रखा, इसमें भी रखा और इसमें भी रखा, इसमें भी अनुदात्त रखा, इसमें भी अनुदात्त रखा और इसमें भी अनुदात्त रखा, इसमें भी स्वरित रखा, इसमें भी स्वरित रखा और इसमें भी स्वरित रखा। इसके बाद आप देखेंगे मैंने उदात्त 2 बार लिखा है। देखिए मैंने उदात्त 2 बार लिखा है, मैंने अनुदात्त भी 2 बार लिखा है। ये 2 बार लिखने का कारण है कि मैंने एक उदात्त को अनुनासिक बनाया है और दूसरे उदात्त को मैंने अनअनुनासिक बनाया है। मैंने अभी भी आपको बताया था जिनमें अनुनासिक चिन्ह है वे अनुनासिक हैं और जिनमें अनुनासिक चिन्ह नहीं है वे अनअनुनासिक हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले आ स्वर को उठाया है, तो देखिए मैंने जो आ बनाया है वो मैंने ह्रस्व आ बनाया है। यहाँ मैंने देखिए दीर्घ आ बनाया है और यहाँ मैंने प्लुत आ बनाया है। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है और ये प्लुत है। देखिए मैंने ये जो आ बनाया है इसके ऊपर मैंने अनुनासिक चिन्ह लगाया है और इस वाले आ के नीचे ये भी ह्रस्व आ है, इसमें मैंने अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाया है। अर्थात जब अनुनासिक चिन्ह जिसके नीचे नहीं है वो अननुनासिक वर्ण हो गया। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है अनुदात्त अनुनासिक, तो देखिए मैंने आ बनाया और आ के नीचे अनुदात्त का चिन्ह लगाया। आप लोगों को अनुदात्त का ये चिन्ह दिख रहा होगा, देखिए ये लिखा हुआ, ये बना हुआ है, ये अनुदात्त का चिन्ह लगाया और उसके ऊपर मैंने अनुनासिक का भी चिन्ह लगाया, तब जाकर के ये जो आ है ये उदात्त अनुनासिक ह्रस्व हुआ या ह्रस्व उदात्त अनुनासिक आ हुआ। उसके बाद देखिए फिर मैंने अनुदात्त अनुनासिक लिखा, यानी कि ये ह्रस्व आ है, इसके नीचे मैंने अनुदात्त का चिन्ह लगाया परंतु अनुनासिक का चिन्ह इसमें नहीं लगाया। जब अनुनासिक का चिन्ह इसमें नहीं लगाया तो ये अनअनुनासिक आ हो गया। फिर देखिए मैंने लिखा है स्वरित, देखिए ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा है और अनुनासिक के ऊपर स्वरित का चिन्ह लगा है। मैंने बताया था स्वरित का जो चिन्ह वो इस तरह से प्रदर्शित होता है। तो ये ह्रस्व आ के ऊपर अनुनासिक और अनुनासिक के ऊपर स्वरित, तो हमें मिल गया ह्रस्व स्वरित अनुनासिक आ। उसके बाद देखिए फिर मैंने ह्रस्व आ बनाया और ह्रस्व आ के ऊपर मैंने अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया है, तो ये अननुनासिक हो गया। और देखिए यहाँ पर ये जो आ है ये ह्रस्व आ है, इसके ऊपर मैंने अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया है, तो ये अननुनासिक हो गया। और ये स्वरित था इसलिए मैंने इसके ऊपर स्वरित का चिन्ह लगाया। तो ये हो गया हमारा, ये हुआ हमारा ह्रस्व आ, जिसे इस ह्रस्व आ को हमने 3 भागों में बांटा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को भी हमने 2 भागों में बांटा है, अनुनासिक और अननुनासिक में। इसके बाद हम आते हैं दीर्घ की तरफ। यहाँ पर देखिए सभी जगह दीर्घ आ बना हुआ है, यहाँ दीर्घ आ बना हुआ है, परंतु ये उदात्त है, यहाँ पर ये उदात्त अनुनासिक है। तो पहले तो दीर्घ है आ, उसके बाद उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, ये उसके बाद ये अनुनासिक है तो इसमें मैंने अनुनासिक का चिन्ह लगाया है। इसके बाद ये दीर्घ उदात्त अनुनासिक वर्ण का आ हुआ, तो देखिए दीर्घ आ है परंतु इसमें अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए ये अननुनासिक हुआ और उदात्त का कोई चिन्ह होता ही नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है, दीर्घ आ में मैंने अनुदात्त का चिन्ह लगाया है, अनुदात्त के बाद मैंने अनुनासिक का चिन्ह लगाया है, तो ये जो आ है ये आ हो गया दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक आ। इसके बाद देखिए फिर से मैंने दीर्घ आ बनाया और दीर्घ आ में मैंने अनुदात्त का चिन्ह लगाया और मैंने यहाँ पर अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया है, इसलिए ये अनअनुनासिक हुआ। इसके बाद देखिए ये स्वरित वाला, यहाँ पर ये दीर्घ आ है, दीर्घ आ में मैंने अनुनासिक लगाया है क्योंकि अनुनासिक का चिन्ह हुआ और ये स्वरित है इसलिए मैंने ऊपर स्वरित का चिन्ह लगाया। तो ये हमारा जो आ हुआ ये आ हुआ दीर्घ स्वरित अनुनासिक आ। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से दीर्घ आ है और मैंने इसमें स्वरित का चिन्ह लगाया है परंतु मैंने इसमें अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया, इसलिए ये अननुनासिक हुआ। तो इस प्रकार से दीर्घ आ जो था, दीर्घ आ के भी हमने 6 भेद किए, 2 उदात्त, 2 अनुदात्त और 2 स्वरित। तो
इस प्रकार से 6 भेद हमने ह्रस्व के किए, 6 भेद हमने दीर्घ के किए और 6 ही भेद हमने प्लुत के भी किए। देखिए ये आ के बाद प्लुत का चिन्ह लगा है और ये उदात्त है इसलिए इसमें कोई चिन्ह नहीं है, और ये अनुनासिक है तो मैंने अनुनासिक का चिन्ह लगाया है। उसके बाद उदात्त अनुनासिक है तो ये प्लुत आ बना हुआ है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, और अनुनासिक है इसलिए यहाँ अनुनासिक का चिन्ह नहीं है। इसलिए ये जो वर्ण हुआ ये हुआ प्लुत उदात्त अनुनासिक आ। इसके बाद देखिए फिर से ये यहाँ पर हमने प्लुत आ बनाया है। प्लुत आ में मैंने अनुनासिक का चिन्ह अनुदात्त का चिन्ह लगाया है और अनुनासिक का भी चिन्ह लगाया है। तो ये जो आ हुआ ये आ है प्लुत अनुदात्त अनुनासिक आ। फिर देखिए यहाँ पर फिर से प्लुत आ बना हुआ है। इस प्लुत आ में मैंने अनुदात्त का चिन्ह लगाया है। अनुदात्त के चिन्ह के बाद यहाँ पर मैंने अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया, इसीलिए ये अननुनासिक वर्ण हुआ। तो इसे हम कहेंगे प्लुत अनुदात्त अनुनासिक आ, अननुनासिक आ। फिर देखिए यहाँ पर मैंने फिर से प्लुत, देखिए यहाँ पर प्लुत आ है। प्लुत आ में स्वरित का देखिए चिन्ह लगा है और अनुनासिक का भी चिन्ह लगा है। तो ये जो आ हुआ ये आ हुआ हमारा प्लुत स्वरित अनुनासिक आ। फिर देखिए यहाँ पर फिर से प्लुत आ बना है और इसमें स्वरित का चिन्ह लगा है, परंतु इसमें अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया है, इसीलिए ये अननुनासिक है। तो इस आ को हम कहेंगे प्लुत स्वरित अननुनासिक आ। तो इस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर पहले हमने आ को 3 भागों में बांटा। पहले हमने आ को 3 भागों में बांटा, ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। उसके बाद हमने ह्रस्व को ही 6 भागों में बांट दिया, फिर दीर्घ को 6 भागों में बांट दिया, फिर प्लुत को 6 भागों में बांट दिया। और इनके 6 भागों में बांटने का क्रम था 3 प्रकार से, उदात्त अनुदात्त और स्वरित से। और उदात्त अनुदात्त और स्वरित को भी फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, वो था अनुनासिक और अननुनासिक। तो देखो यहाँ पर 6 भाग ये हो गए आके, 6 भाग ये हो गए आके और 6 भाग ये हो गए आके। तो ये 6 मिला करके 6 भाग इसके, 6 भाग इसके और 6 भाग इसके। तो 6 और 6 को सबको मिला करके ये कुल हमारे हो जाते हैं 18। तो इस प्रकार से हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और अननुनासिक के क्रम से आ को 18 भागों में बांट दिया। आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि 18 प्रकार से हमने कैसे बांटा, और हर एक आ को लिखने का तरीका अलग है और हर एक आ को हम समझ सकते हैं कि ये आ जो है ये कौन सी प्रवृत्ति का है। यदि मैंने सिर्फ ये वाला आ ले लिया, सिर्फ ये वाला आ ले लिया, तो आप देख करके समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये प्लुत आ है, तो आपने देख लिया कि ये प्लुत आ है। उसके बाद इसमें अनुनासिक का चिन्ह लगा है, तो आपको पता चल गया कि ये प्लुत भी है और अनुनासिक भी है। उसके बाद मैंने इसमें स्वरित का चिन्ह लगाया है, तो आपको देख करके पता चल गया कि ये जो आ है ये प्लुत स्वरित अनुनासिक आ है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस आ के 18 भेद हो गए। अब इस आ के 18 भेद हुए हैं, तो इस ई के भी 18 भेद हो जाएंगे और इस उ के भी 18 भेद हो जाएंगे और इस ऋ के भी 18 भेद हो जाएंगे। जब इनके 18 भेद हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पर आता है हमारा लिर। ध्यान दीजिए ये जो लिर है इसका दीर्घ नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये लिर एक ऐसा स्वर है इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका ह्रस्व ही रहता है। तो अगर देखा जाए तो इसके लिए ये वाला क्रम आ जाएगा और ये वाला भी क्रम आ जाएगा, परंतु जब यदि इसका दीर्घ नहीं होता है तो ये वाला जो क्रम है ये इसमें नहीं आ पाएगा। तो जब इसमें ये वाला क्रम नहीं आ पाएगा तो 6 इसके ह्रस्व हो जाएंगे भेद और 6, तो देखिए 6 इसके ह्रस्व भेद हुए इस लिर के और 6 प्लुत भेद हुए, तो टोटल इसके जो भेद हुए 12 हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जो लिर है इसके 12 भेद होते हैं। जो लिर के जो भेद होते हैं वे 12 होते हैं, क्योंकि इसके 6 ह्रस्व वाले आते हैं और 6 प्लुत वाले आते हैं, परंतु इसके 6 दीर्घ वाले नहीं आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ए ओ आई और औ पर। आइए मिल भी देख लेते हैं। देखिए ए ओ आई और औ यदि देखा जाए तो ये ह्रस्व नहीं होते हैं, हम इनकी गणना ही दीर्घ स्वर में करते हैं, इनकी गणना हम ह्रस्व स्वर में करते ही नहीं हैं। तो देखा जाए तो ये ए ओ आई और औ हैं, इनको हम ह्रस्व में रखेंगे ही नहीं। जब हम इनको ह्रस्व में नहीं रखेंगे तो इनके ह्रस्व के भेद भी नहीं होंगे, तो इनके भेद सिर्फ दीर्घ में और प्लुत में होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसे
ए जो है, इस ए को हम पहले यहाँ पर उदात्त वाले में रखेंगे, फिर अनुनासिक वाले में रखेंगे, फिर अनुदात्त के अनुनासिक, फिर अनुदात्त के अनानुनासिक में, फिर यहाँ पर स्वरित के अनुनासिक में, फिर स्वरित के अनानुनासिक में। जब इस ए को रखेंगे तो ये भी 6 प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसे प्लुत में रखेंगे तो यहाँ भी ये 6 प्रकार का हो जाएगा। तो ए जो है, इस ए को हम 6 दीर्घ और 6 प्लुत में जब हम इसके भेद करते हैं तो इसके भेद 12 होते हैं। तो इसके भेद 12 होते हैं, क्योंकि यह इसका ये जो ए स्वर है इसको हम ह्रस्व में नहीं रखते हैं, इसीलिए इसके दीर्घ और प्लुत से ही के क्रम से 6 भेद होकर के 12 भेद हो जाते हैं। तो ये जो ए है ये 12 प्रकार का होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो ए स्वर जो होता है उसके 12 भेद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम ओ को भी रखते हैं। ए, ओ, ऐ और औ, ये चारों ही स्वर जो हैं, ये चारों ही स्वर हमारे सिर्फ और सिर्फ दीर्घ और प्लुत में आते हैं, इसीलिए इनके 12 भेद होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लिख देती हूँ आ, ई, उ और ऋ के 18 भेद होते हैं। और लिर, ए, ओ, ऐ और औ के 12 भेद होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन 4 वर्णों के 18 भेद और इन 5 वर्णों के 12 भेद करते हैं। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हमने वर्णों को या स्वरों को 18 प्रकार से कैसे बांटा जाता है ये देख लिया है। अब यहाँ पर हमारा संज्ञा प्रकरण जो हमारा पाठ चल रहा था या हमारा जो लेसन चल रहा था वो हमारा यहाँ पर खत्म होने वाला है। परंतु अब हम जो नए प्रकरण में प्रवेश करेंगे वो नया प्रकरण होगा हमारा संधि प्रकरण। और जब हम संधि प्रकरण में प्रवेश करेंगे तो संधि प्रकरण से संबंधित कुछ सूत्र या कुछ परिभाषाएं या कुछ कॉन्सेप्ट हमारे संज्ञा प्रकरण में भी बताए गए हैं, जिनके माध्यम से ही हम संधि प्रकरण को सही ढंग से प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए कुछ और भी टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें बताना चाहिए संधि पढ़ने से पहले, मैं आपको यहाँ वही बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर एक सूत्र है, सूत्र कह रहा है, सूत्र है परः षण् निकर्षा संहिता। सूत्र है परः षण् निकर्षा संहिता। देखिए यह संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। देखिए फिर यहाँ पर लिखा है संज्ञा सूत्र। मैंने बताया है संज्ञा सूत्र जो होता है वो सूत्र किसी का नामकरण करता है। तो यहाँ पर ये नामकरण किसका कर रहा है? संहिता का। संहिता की संज्ञा को बता रहे हैं कि संहिता नाम क्यों रखा गया या कैसे रखा गया, ये सूत्र उसे बता रहा है। देखिए परिभाषा क्या कहती है कि वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। देखिए इसने परिभाषित कर दिया। आइए मैं सूत्र के हिसाब से परिभाषित करती हूँ। सूत्र लिखा है परा। पर का मतलब होता है बाद में। सन्निकर्ष में समीप होना। यदि कोई वर्ण बाद में समीप है तो वो संहिता कहा जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम और यहाँ पर लिख दिया मैंने अवतार। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आ है, माँ में आ लगा हुआ है, तो इसके तुरंत बाद में यहाँ पर परा लिखा है, परा यानी कि बाद में, तो इसके बाद में देखिए हमें फिर से आ मिल गया, यानी कि हमें वर्ण के बाद वर्ण मिल गया। और इन दोनों में आपस में समीपता है, ये दोनों आपस में समीप हैं, इसीलिए इन दोनों की संहिता हो जाएगी या ये दोनों ही आपस में मिल जाएंगे। और जब ये मिलेंगे तो ये दीर्घ आ बन जाएगा। ये कैसे बनता है इसके भी कई नियम है, परंतु यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वर्णों की समीपता कैसी होती है। तो यहाँ पर वर्ण के बाद तुरंत हमें वर्ण मिला है, ये दोनों आपस में समीप हैं, इसीलिए हमने इन दोनों की संहिता कर दी है, इन दोनों को आपस में मिला दिया। वर्णों को मिला देना ही संहिता कहा जाएगा। वर्णों को मिला देना ही संहिता कहा जाएगा। तो ये सूत्र है, ये सार्थक होता है। सूत्र कह रहा है परः सन्निकर्षा संहिता। वर्ण के बाद वर्ण की समीपता को ही हम संहिता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक और सूत्र है जो कि थोड़ा इसके बारे में ही और बताता है। सूत्र है
देखिए सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा। हलो अनंतरा संयोगा। यह जो सूत्र है यह संयोग संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। देखिए संज्ञा सूत्र लिखा है वापस से, मतलब यह किसी का नामकरण कर रहा है। नामकरण किसका कर रहा है? संयोग का। कह रहा है संयोग हम किसे कहेंगे या संयोग नाम किसका होगा, ये वो बता रहा है। तो देखिए क्या कहती है परिभाषा, इसमें लिखा है जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में कोई भी स्वर ना हो। देखिए मैंने यहाँ पर एक ताप लिखा और फिर ता लिखा। देखिए ये व्यंजन है यानी कि हल है और इसके बाद तुरंत हल है, यहाँ बीच में कोई स्वर तो नहीं है। देखिए क्या कहा, जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में कोई स्वर ना हो। देखिए नहीं है, तो उन सभी हलों के समुदाय या समूह की संयोग संज्ञा होती है। तो ये जो दोनों ता हैं इनकी आपस में संयोग संज्ञा हो जाएगी, मतलब ये आपस में मिल जाएंगे। जब ये आपस में मिल रहे हैं तो हम इन्हें संयोग संज्ञा कहेंगे अगर ये दोनों व्यंजन हैं। परंतु यदि ये व्यंजन ना होते और ता के बाद ता यानी कि इस ता में तो आ निकल रहा है और फिर ता है, तो ये हमारी संयोग संज्ञा नहीं, केवल और केवल हमारी संहिता संज्ञा होती। केवल और केवल हमारी संहिता संज्ञा होती। परंतु यहाँ पर व्यंजन के बाद व्यंजन है, इसीलिए हम इसकी संयोग संज्ञा कर देंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा देवदत्त, तो यहाँ पर देवदत्त लिखने के लिए हमें देखिए दा बनाना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा, वा बनाना पड़ेगा, फिर आ बनाना पड़ेगा, फिर दा बनेगा, फिर दा में फिर यहाँ पर आ लगेगा, फिर यहाँ पर ता बनेगा, ता में हलंत लगेगा और फिर ता बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हर एक वर्ण के बाद हमें स्वर मिल रहा है, परंतु यहाँ इस वर्ण के बाद हमें व्यंजन के बाद व्यंजन ही मिल रहा है। यहाँ हर एक व्यंजन के बाद हमें स्वर मिला, परंतु यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन मिला। तो यहाँ पर ये जो दोनों ता है, इन दोनों ता की संयोग संज्ञा हो जाएगी और ये जो हमारा वर्ड, ये हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा देवदत्त। आप लोगों को संयोग संज्ञा समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये बताने का जो कारण है वो है संधि प्रकरण। जब संधि प्रकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पर संहिता हो रही है और कहाँ पर संयोग संज्ञा हो रही है। ये वाला जो सूत्र है ये संधि करने के लिए बहुत आवश्यक है। संधि के लिए सूत्र अगर पूछा जाए कि संधि करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग होता है, तो संधि करने के लिए परासन्निकर्षण संहिता इसी सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। फिर हर एक संधि के लिए अपने अपने अलग सूत्र है, परंतु हम संधि किससे करते हैं उसके बताने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो संज्ञा प्रकरण जो चैप्टर था हमने आज के वीडियो में उसे खत्म किया है। अभी तक के हमने 6 या 7 जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे के सारे वीडियो हमारे संज्ञा प्रकरण से संबंधित थे। अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वो एक नए प्रकरण से बनेगा। वो नया प्रकरण हमारा होगा संधि प्रकरण। तो तैयार रहिए। संधि एक ऐसा चैप्टर है जो कि आसानी से समझ में नहीं आता है, परंतु यदि समझ में आ जाए फिर वो कभी दिमाग से जाता नहीं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी आप संधि प्रकरण मुझसे पढ़ेंगे आप संधि प्रकरण या संधि जो भी है आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये वीडियो इस वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो तो वो उनको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनके आपको उत्तर अवश्य दूंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए कहें, ताकि हमारा जो संस्कृत का ज्ञान है वो एक धारा की तरह प्रवाहित होता रहे। धन्यवाद।